मैं उस शहर में नया आया था और सच्चाई ये थी कि मैंने अब तक खुद को किसी कोने में अपनापन महसूस नहीं कराया था। दिन भर नौकरी की तलाश, फिर रहने के लिए भटकना, यही दिनचर्या बन गई थी मेरी। हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर बस्ती में पूछा, हर जगह एक ही जवाब मिला, माफ़ कीजिए, अकेले लड़कों को मकान नहीं देते। थक चुका था, शरीर से ज़्यादा मन हार गया था। उसी वक्त मेरे एक पुराने दोस्त ने कहा, अगर हिम्मत है तो पुरानी कॉलोनी के उस कोने वाले मकान में जाकर देखो, वहाँ एक विधवा औरत अकेली रहती है। लोग कहते हैं उस घर में कुछ अजीब होता है, कोई ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं मुस्कुरा दिया, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास अब डरने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। लेकिन अगले ही पल मैं बिना वक्त गवाए उस औरत के घर पर जा पहुंचा, और जैसे घर के दरवाजे की बेल बजाई तो मेरा दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा था। मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। कुछ देर बाद जैसे दरवाज़ा खुला तो एक बेहद हसीन खूबसूरत औरत मेरी नज़रों के सामने खड़ी थी। मैं कुछ पल उसे देखता ही रह गया, लेकिन मैं इससे पहले कुछ कह पाता कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर तुरंत मैं चुपचाप फैक्ट्री के गेट के पास बैठा था। यहाँ मेरी नई नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे साथ मेरा परिवार नहीं था और इसी वजह से कोई भी मुझे एक अकेले लड़के को मकान किराए पर देने को तैयार नहीं था। ये शहर मुझे बिल्कुल अजनबी और सूना सा लग रहा था। काफ़ी देर तक वहीं बैठता सोचता रहा, फिर थक कर खाने के लिए एक ढाबे में चला गया। आखिर भूख इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। मैं ढाबे में बैठा कि वहाँ काम करने वाला एक लड़का मेरे पास आया और खाने का ऑर्डर पूछने लगा। मैंने खाना मंगवाया और जैसे बैठा अचानक मुझे ऐसा लगा कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। गौर से देखा तो वो राजीव भाई थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मगर वो तो वाराणसी में रहते थे, यहाँ रांची में कैसे? मैं फौरन खड़ा हो गया और उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह खुद मेरे करीब आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, समर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? तुम तो वाराणसी में थे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था, आप यहाँ कैसे? राजीव भाई बोले, तुम जानते हो वाराणसी में मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। मैं एक मामूली सी नौकरी कर रहा था जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा रांची जाकर नया काम शुरू करता हूँ। भगवान की कृपा से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो परिवार को भी बुलाने का इरादा है। हमें मिले हुए 6-7 महीने हो गए थे, इसलिए एक दूसरे का हाल नहीं पता चला। मैं उनकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोला, यही वजह है कि मैं भी वाराणसी छोड़कर रांची आ गया हूँ। एक दोस्त ने मुझे यहाँ नौकरी के लिए भेजा था, पर अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर राजीव भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर मुझे ध्यान से देखते हुए बोले, मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम अभी कहाँ रह रहे हो? मैं सिर हिलाते हुए बोला, मेरा सामान तो फैक्ट्री में रखा है, वहीं दिन भर काम करता हूँ, सोने की कोई जगह नहीं है, इसलिए बहुत परेशान हूँ। अकेला आया हूँ, कोई भी किराए पर मकान देने को तैयार नहीं है। वाराणसी में तो फिर भी थोड़ी रियासत मिल जाती थी, मगर रांची में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनकर राजीव भाई बोले, आओ बैठकर बात करते हैं, बताओ कामकाज कैसा चल रहा है और तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है। मैं उनके साथ टेबल पर बैठ गया। वेटर खाना लेकर आ चुका था। मैंने तफसील से बताने लगा, माँ का इरादा मेरी शादी का है, इसलिए मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। वाराणसी में भी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन यहाँ आमदनी बेहतर है, महीने के करीब 500 तक बन जाएगा। कुछ अपने पास रखूँगा, बाकी माँ को भेज दूँगा ताकि वह मेरी शादी के लिए जोड़ सके, मगर यहाँ रहते हुए रहने की जगह न मिलने की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जो इस मामले में मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन पूछ बैठा, आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? मेरी बात पर वह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी तो मैं अपनी दुकान में ही रात को सो जाता हूँ, अपने लिए भी अभी कोई जगह नहीं देखी। जब पत्नी बच्चे आ जाएंगे तब किराए का मकान ले लूँगा। मुझे तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल खामोश रहा। दिल में ख्याल आया कि उनसे कह दूं कि मुझे भी आज की रात दुकान में सोने की इजाज़त दे दे, लेकिन जब उन्होंने खुद ये बात नहीं कही तो मैंने भी उन्हें परेशान ना करने का फैसला किया। हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। खाने के बाद वह ज़बरदस्ती बिल देने लगे, पर मैंने मना कर दिया। पैसे चुकाकर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए, क्योंकि पुराने नंबर दोनों के ही बंद हो चुके थे। रुखसत होते वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, मैं जल्द ही तुमसे संपर्क करूँगा। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, तुम रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। मैं उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद कीजिए, वरना आज रात तो मुझे फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। ये बात मैंने जानबूझकर कही थी। उम्मीद थी कि शायद उनके दिल में रहम आ जाए और वह खुद ही अपनी दुकान में रुकने के लिए मुझे इजाज़त दे दे, लेकिन लगता था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ देर बाद वह मुझसे विदा लेकर चले गए और मैं खामोश होकर होटल के पास एक बेंच पर बैठ गया। कल से मुझे फैक्ट्री में काम शुरू करना था। पूरा दिन तो वही बीतेगा, मगर रात की चिंता मुझे खाए जा रही थी। होटल में रहना मुमकिन नहीं था, आमदनी इतनी नहीं थी। हाँ, अगर छोटा सा कमरा किराए पर मिल जाता तो ठीक रहता, मगर कोई देने को तैयार नहीं था। घर पर मैंने झूठ बोल दिया कि मकान मिल गया है ताकि माँ परेशान ना हो, लेकिन असलियत यह थी कि रोज़ी कमाने के लिए इंसान को कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। किसी को नींद की, किसी को परिवार की और किसी को छत की। मेरी तो तीनों ही कुर्बानियाँ साथ चल रही थी। काफ़ी देर होटल के बाहर बैठने के बाद मैंने सोने की जगह तलाश करनी शुरू की। सड़क पर चलता चलता मैं झुग्गियों वाले इलाके में पहुंच गया। वहाँ कुछ लोग भीख मांग रहे थे, कुछ ज़मीन पर लेटे थे। मैं सोच में पड़ गया, क्या मुझे यही ठहर जाना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरी जेब में थोड़ा पैसा और मोबाइल था। डर था कि अगर यही सो गया तो सुबह तक दोनों चीज़ें गायब हो जाएगी। इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और सड़क पर अकेला चलता रहा। वहाँ कोई फ़कीर मौजूद नहीं था। हाँ, दूर दूर लोग अपने सामान बेच रहे थे। मैं भी जाकर एक किनारे बैठ गया। अभी उजाला ही हो रहा था, इसलिए लेटना ठीक नहीं लगा। वक्त तेजी से बीत रहा था और थोड़ी देर बाद चारों तरफ सन्नाटा फैलने लगा। थकान के मारे मैं वही फुटपाथ पर लेट गया और कब नींद में खो गया पता ना चला। समय की चाल ना कभी रुकी थी ना कभी रुकेगी। मेरी आंख सूरज की पहली किरण के साथ खुली। कुछ देर तक करवटें बदलता रहा, मगर जब धूप सीधी आंखों में पड़ी तो नींद गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया। जेब से मोबाइल निकाला तो देखा सुबह के 7 बजे थे। अफसोस हुआ कि अगर थोड़ा पहले जाग जाता तो सुबह की पूजा कर सकता था। मैं रोज़ संध्या पूजन करने वाला इंसान था और उसे छोड़ना मुझे गलत लगता था। कुछ देर वही बैठा अपनी तबीयत संभालता रहा, फिर थकार कर पास के एक होटल की ओर बढ़ गया ताकि मुंह धोकर नाश्ता कर लूँ और फिर काम पर निकल जाऊँ। वहाँ पहुँचने पर मुझे पानी मिल गया। यहाँ के लोग बड़े मिलनसार और मददगार थे, लेकिन सोने की जगह कोई नहीं दे रहा था। ना जाने कैसा नियम था, अगर परिवार साथ हो तो जगह मिल जाती, वरना नहीं। ये बेवजह की चिंता मेरे सिर पर सवार हो चुकी थी। मुंह धोकर मैं कुर्सी पर बैठ गया और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद चाय और पोहा चोरी मेरे सामने रख दिया गया। जैसे ही मैं पहला निवाला मुंह में गया, माँ की याद आने लगी। सुबह सुबह वो अपने हाथ से मुझे नाश्ता खिलाती। मैं भले ही 25 साल का हो गया था, पर उनके लिए आज भी वही छोटा सा बच्चा था। जब मैं अपने शहर छोड़कर इस शहर के लिए निकला था तो माँ बहुत रोई थी। तेरे बिना घर सूना हो जाएगा, उन्होंने कहा था। मैं चुप था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं मजबूर था। काम के लिए इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपनी माँ भी। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। फैक्ट्री का टाइम 9 बजे का था, लेकिन 8 बजे ही मैं निकल गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग गया और फिर आधा घंटा बाहर बैठकर इंतज़ार करना था, क्योंकि 9 बजे से पहले किसी वर्कर को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। लंबा सफ़र तय करके जब मैं फैक्ट्री पहुँचा तो घड़ी 8:30 बज रहे थे। चौकीदार ने मुझे रोक दिया। कंपनी ठीक 9 बजे दरवाज़ा खोलेगी, तब तक यहीं बैठो। मैं चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। वह मुस्कुराते बोला, तुम पहले ऐसे वर्कर हो जो इतनी पाबंदी से आए हो, लेकिन यह सब शुरू का जोश होता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे सबको समझ में आएगा और फिर लोग देर से आने लगते हैं। मैनेजर, ठेकेदार और मजदूर सब अक्सर देर से पहुंचते हैं। कई बार मालिक खुद फैक्ट्री आ जाते हैं और जब देखते हैं कि ठेकेदार या मजदूर नहीं पहुंचे तो सबकी अच्छी तरीके से खोजबीन करते हैं। उस आदमी ने मेरी तरफ देख कर कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारे बारे में मालिक से ज़रूर बात करूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे पूरा यकीन था कि वह यह तारीफ सिर्फ किसी स्वार्थ या लालच में कर रहा है, लेकिन मेरा उसे कुछ देने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप बैठा फैक्ट्री का दरवाज़ा देख रहा था और मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। फुटपाथ पर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वक्त तेजी से बीत रहा था। आधा घंटा गुजर गया और जैसे दरवाज़ा खुला तो मैं अंदर चला गया। सीधे अंदर लॉकर की तरफ गया। हर मजदूर एक लॉकर दिया गया जिससे मैं अपना वो ज़रूरी सामान रख सकता था। क्योंकि मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मुझे 3 लॉकर दिए गए थे। मजबूरी में ठेकेदार ने मेरी काफ़ी मदद की थी। मैंने कपड़े निकाल कर मशीन के पास रखे और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए, फिर अपने विभाग की ओर बढ़ गया। मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किसी मशीन पर लगाया जाएगा, लेकिन काम की हर बारीक मैं अच्छी तरीके से जानता था। कुछ ही देर में फैक्ट्री का काम शुरू हो गया।
कुछ लोगों ने मुझे अपनापन दिखाते हुए नमस्ते किया, जबकि कुछ ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में ध्यान लगाया। मैं बस ठेकेदार का इंतज़ार कर रहा था। नौकरी मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलवाई थी जो इसी शहर में रहता था और ठेकेदार का अच्छा जानकार था। करीब 10 बजे ठेकेदार आया तो मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुझे नज़रअंदाज करते हुए बाकी मजदूरों से बात की। किसी को समझाया, किसी को डांटा और किसी से हंसकर बात की। करीब आधे घंटे बाद वो मेरी तरफ आया और बोला, शाबाश। चौकीदार ने बताया कि तुम बहुत वक्त के पाबंद हो, लेकिन देखो लॉकर के पास तुम्हें मेरी मौजूदगी के बिना जाने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें 3 लॉकर दिए गए हैं, इसलिए आगे से ध्यान रखना। मालिक की तरफ से फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हें कैमरे में देखा है। इस तरह की हरकत पर चोरी का शक भी हो सकता है। मैं तुरंत बोला, माफ़ कीजिए, आज मेरा पहला दिन है, मुझे नियमों की जानकारी नहीं थी। कृपया आप मुझे नियम सभी समझा दीजिए। मैं सिर हिलाते हुए बोला, यहाँ कोई खास नियम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि आगे कोई परेशानी ना हो। तुम अपना घर और परिवार छोड़कर आए हो, अब यही तुम कर्मशक्त हो। अब वह आदमी समझा कर नरम स्वभाव का था, बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने कहा, मैं तुम्हें मशीन ऑपरेट के तौर पर रख रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम अपने काम में बहुत निपुण हो। मैंने तुरंत कहा, जी। मैं अपनी पिछली कंपनी का अच्छा कारीगर था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बातें हो गई, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। वो लोग ना समय पर वेतन देते थे, ना ही मजदूरों की इज्जत करते। इंसान सूखी रोटी खा ले, लेकिन सम्मान मिलना चाहिए, यही उसका अधिकार है। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया और मुझे मशीन की तरफ ले गया। यह एक किताबों की फैक्ट्री थी। यहाँ कागज़, कॉपी, किताबें बनाई जाती थी। बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, लेकिन कागज़ की गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे अक्सर तबीयत खराब महसूस होती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे ये काम सीखना पड़ा। इस उम्र में दोबारा नया काम सीखने का मन नहीं था। फिर भी उसने मुझे मशीन दिखाते हुए उसके सारे हिस्सों और काम करने के तरीके समझाने शुरू कर दिए, जबकि मैं खुद हर बात को ध्यान से पूछकर समझने लगा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई वही अधूरी रह गई। मेरी 2 छोटी बहनें और एक बड़ा भाई थे, और पूरे घर की जिम्मेदारी पिताजी के कंधों पर थी। अगर हम दोनों भाई पिताजी का साथ ना देते तो आज हमारा ना अपना घर होता, ना गाड़ी होती, और ना ही हम अपनी बहनों की शादी कर पाते। छोटी उम्र में ही मैं और मेरा भाई पिताजी के साथ कामकाज में लग गए थे। पिताजी को हाथों का काम आता था, इसलिए उनकी मजदूरी ज़्यादा नहीं थी, मगर मैंने मेरे भाई ने मशीन चलाना सीखा था। शुरू से ही हमारा झुकाव बड़े कामों की तरफ था, और इसी वजह से हम दोनों कामयाब हो चुके थे। मेरा भाई पुणे में एक बड़ी कंपनी में मशीन ऑपरेटर था। उसका पद मुझसे ऊंचा था, पर हमारी आदत थी कि हम कभी एक जगह पर एक साथ काम नहीं करते, क्योंकि हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर झगड़ा हो जाता, लेकिन जब कोई हमारे खिलाफ होता तो हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ते। मेरी मेहनत देखकर ठेकेदार बहुत प्रभावित हुआ। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम कम उम्र के हो, लेकिन बहुत मेहनती लगते हो। उम्मीद है कि तुम इस काम को समझदारी से करोगे। अगर ईमानदारी दिखाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल तुम्हारी तनख्वाह 10,000 आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए बढ़ाने की बात करूंगा। बोनस भी मिलेगा और छुट्टियां भी मिलेंगी। बस तुम ईमानदारी से काम करना। इतना कहकर वो अपनी जगह लौटने लगा, मगर तभी मैंने उन्हें पुकारा, शायद भाई मेरी बात सुनेंगे। वो रुक कर पलटे और बोले, हाँ क्यों, क्या बात है। कुछ पल मैं खामोश रहा, फिर बोला, क्या मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात भी फुटपाथ पर गुजारी थी, इसलिए आज आकर कपड़े बदले हैं, क्योंकि सारी रात ज़मीन पर था। मैंने कई जगह किराए का कमरा ढूंढा, लेकिन सब लोग फैमिली वालों को ही जगह दे रहे हैं। मेरी फैमिली तो पुणे में है, मैं अब कहाँ जाऊँगा? और फिलहाल किसी होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी आमदनी इतनी नहीं। मुझे शादी करनी है, माँ के लिए पैसे भेजने हैं। अगर सारा पैसा रहने के पे लगा दूंगा तो फिर बचाऊंगा कैसे? मेरी बात सुनकर वह सिर हिलाते बोला, नहीं भाई, ऐसी कोई जगह मेरी नज़र में नहीं है। अफसोस है, मगर मैं कोशिश करूँगा। अगर कोई जगह मिली तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ध्यान रखना, फैक्ट्री में किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। एक बार एक आदमी ने ऐसा किया था, तो मालिक ने उसे और ठेकेदार दोनों को निकाल दिया। इसलिए मैं हमदर्दी में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। मेरा घर भी बहुत छोटा है, वरना तुम्हें किराए पर दे देता। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस अगर आपको कोई जगह मिले तो मुझे याद रखिएगा। ये कहकर मैं फिर मशीन पर लग गया। ठेकेदार भी चला गया। मैंने धीरे धीरे मशीन चलाना शुरू किया। जो प्रोडक्शन मेरे हवाले था उसे निकालना मेरी जिम्मेदारी थी। कुछ ही देर हुई थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने मशीन का ऑटो मोड पर डालकर फ़ोन उठाया और वहीं खड़ा रहा, ताकि अगर कोई गलती हो तो तुरंत संभाल सकूं। नंबर अनजान था। कॉल रिसीव करते हुए एक नरम जानी पहचान आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, कैसे हो समर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं एक बस पल के लिए ठहर गया। पता नहीं क्यों वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। मैंने फ़ौरन पूछा, कौन बोल रहा है?
लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अजीब सी हालत में खो गया था। फिर मैंने झुंझला कर दोबारा कहा, जवाब दो, कौन बोल रहा है? मेरा दिल और दिमाग दोनों उस जवाब में अटक गए थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या ये कोई इत्तेफाक था या सच में कोई निशानी? मेरी आंखों में नमी भर आई। मैंने नंबर देखा, फिर वही शब्द दोहराए, कौन बोल रहा है? क्या आप सावित्री हैं? मैं अपना वाक्य पूरा करता हुआ अचानक फ़ोन कट गया। मैंने दोबारा कॉल की, मगर अब नंबर बज नहीं रहा था। शायद कोई गलत नंबर था जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने सिर झटक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। कहते हैं ना, जब इंसान के दिल में कोई ख्याल बार बार उठे तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होती है। हर इंसान में एक ना एक खासियत होती है, और मेरी खासियत यही थी कि अगर कुछ होने वाला होता है तो मुझे पहले से एहसास हो जाता है। मैं दोबारा कॉल करने ही वाला था कि तभी ठेकेदार की आवाज़ आई, तुमने अपना मोबाइल काउंटर पर जमा नहीं करवाया? मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा तो वो बोला, जाओ जल्दी से जमा कर दो, काम के वक्त मोबाइल रखना मना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और काउंटर की तरफ बढ़ गया, लेकिन दिमाग में वही आवाज़ गूंज रही थी। शायद मेरा वहम था। मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, पर जब तक इंसान को यकीन न हो जाए उसे चैन नहीं मिलता। काउंटर के पास जाकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। पहली ही घंटी में उन्होंने रिसीव किया और हेलो कहा, लेकिन इससे पहले मैं बोला, माँ, पिता और भैया सावित्री की खबर पर गए थे? वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो दोनों वहीं गए थे। तुम जानते हो तुम्हारे पापा लाख कोशिश करें लेकिन वो बात भूल नहीं पाते। मैं कुछ और सुनता इससे पहले कि मैंने राम राम कहा और फ़ोन रख दिया। शायद ये मेरा वहम था। एक जैसी आवाज़ कई लोगों की हो सकती है। मैंने सिर झटक कर मोबाइल काउंटर पर जमा किया और फिर अपने काम पर लग गया। मुझे क्या पता था कि रांची आने के बाद ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। पूरा दिन काम में बीत गया। रात को 10 बजे काम ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला। तभी चौकीदार ने रोक लिया। उसे देखकर न जाने क्यों मुस्कान आ गई। वो बोला, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, इस वक्त तक कोई नहीं रुकता। मैंने जेब से 100 का नोट निकाल कर उसकी जेब में रखते हुए कहा, मेहनत से कमाओ, क्योंकि भगवान मेहनती को कभी खाली नहीं लौटाता। मीठी बातें करके पैसा लेना अच्छी बात नहीं। और बिना कुछ और कहे मैं आगे बढ़ गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को समझाना ज़रूरी होता है। यह हमारा फ़र्ज़ है। फिर मैं उसी होटल पर गया जहाँ कल रात खाना खाया था। फैक्ट्री से हमें दोपहर का खाना मिलता था, रात का नहीं। खाना खाकर मैं सोच में पड़ गया, अगर रोज़ बाहर से खाऊंगा तो खर्चा बढ़ेगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलते चलते मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा। दिमाग में पूरे दिन की बातें घूम रही थी। कुछ साथी बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ मुझसे जलने लगे। उनका कहना था कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, जबकि वह 10 साल से काम कर रहे हैं। मैं चुप रहा और अपने काम में लगा रहा, लेकिन रात की वह फ़ोन कॉल मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैंने फिर मोबाइल निकाला, नंबर देखा, बिल्कुल अनजान था, फिर भी कॉल पर मोबाइल बंद था। मैंने सिर झटक कर आंखों में हाथ रखा और खुद से कहा, शायद ये मेरा भ्रम है, मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। इतना सोचकर मैं खामोशी से गहरी नींद में डूब गया। मुझे क्या पता था कि वाकई किस्मत अब करवट लेने वाली है। पूरी रात अजीब सी बीती थी, कभी गाड़ियों की आवाज़ तो कभी किसी आहट सी नींद की टूट रही थी। सड़क पर सोना डरावना था, लेकिन जो मुश्किलें आई थी उसका सामना मुझे करना था। अगली सुबह सूरज की किरणों से नींद खुली। मैंने मोबाइल उठाकर देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे राजीव भाई को कॉल मिलाया। रात भर बेचैनी जो हो रही थी, मच्छरों के काटने और सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ों से मैं बेचैन हो उठा था। दिल में बस एक डर बार बार धड़क रहा था, कहीं कोई मेरी जेब से पैसा ना निकाले या मेरा मोबाइल फ़ोन न चुरा ले। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। मेरी पहली घंटी पर ही राजीव भाई ने फ़ोन उठा लिया। वो बोले, हेलो। इससे पहले कि मैं नमस्ते किया, उनका हालचाल पूछा। उनकी आवाज़ भारी और थकी हुई लग रही थी। बोले, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। दरअसल मेरी नज़र में एक जगह है, आज शाम तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। अभी उठा हूँ और दुकान भी खोल ली है। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन बंद कर दिया और मन ही मन निश्चय कर लिया, चाहे जिस घर में पानी या बिजली की सुविधा भी ना हो, मैं वहीं गुजार लूँगा, क्योंकि मुझे अब बस एक ठिकाने की ज़रूरत थी। घर पर सबको यही बताया था कि मुझे घर मिल गया है, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था कि यह सच नहीं था। सड़क पर चलते मेरे दिल में डर और उम्मीदें दोनों चल रही थी। होटल पहुंचकर मैंने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया। कल जितनी जल्दबाजी में उनसे बात हुई थी, मुझे यकीन था कि वो सारा दिन परेशान होंगी। मेरी पहली घंटी पर ही उन्होंने कॉल उठा ली और कुछ कहता उससे पहले वो बोली, कैसे हो बेटा? एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे बारे में मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा सपना नहीं देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ प्लीज़, मैंने आपको इसलिए फ़ोन नहीं किया कि आप मुझे टेंशन दें, बस आपसे थोड़ी सुकून मिल रहा था तो इससे बात करनी थी। आपकी तबीयत पूछनी थी, आप ठीक है ना? घर पर सब खैरियत है ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ ये सब ठीक है, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी हुई है।
मेरा दिल कर रहा है कि मेरा बेटा ठीक नहीं। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक घर में रह रहे हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सपना नहीं देखा। मैं तुरंत बोला, जी माँ, सब ठीक है। आपको तो मालूम है, चौकीदार और ठेकेदार सबसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है और कुछ मजदूरों से भी दोस्ती हो गई है। और हाँ, राजीव भाई भी यही कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई है। हम दोनों अब लगातार संपर्क में हैं। ये सुनकर माँ कुछ शांत हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी। लगभग 15 मिनट तक हम माँ बेटे ने बात की। फिर मैं काम पर देर हो रही थी इसलिए मैं निकल गया। फैक्ट्री पहुंचा तो आज मुझे 10 मिनट की देरी हुई थी। जल्दी जल्दी अंदर जाने वाला था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कल आपने मुझे एक बात समझाई थी, आज मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं, काम भी उनसे मोहब्बत करता है। अगर आप पहले दिन ही लेट आने लगेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ बाकी सबकी सबकी तो इज्जत है पर आपकी सबसे कम रह जाएगी। ये कहकर वो अपनी जगह लौट गया। मैं हल्के से मुस्कुराया और अंदर चला गया। आज मुझे कपड़े बदलने नहीं थे, इसलिए सीधा अपनी मशीन पर पहुंचा और काम शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और पूरा दिन अपने हिसाब से बीता गया। रात के करीब 10 बजे काम खत्म करके मैं होटल की तरफ बढ़ा। दिल में उम्मीद थी कि आज राजीव भाई से मिलकर रहने की जगह मिल जाएगी। रोज रोज फुटपाथ पर सोना मुमकिन नहीं था। लंबा सफ़र तय करके होटल पहुंचा तो शुक्र था कि राजीव भाई अभी नहीं आए थे। मैंने खाना ऑर्डर किया और खामोशी से बैठकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आज रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, क्योंकि अब मैं सच में बहुत परेशान हो गया था। लगभग 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि सामने से राजीव भाई आ रहे थे और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मैं तुरंत खड़ा हो गया, उनसे गले मिला और बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए पूछा, कैसा चल रहा है कामकाज? सब खैरियत है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी भगवान की कृपा से सब ठीक है, बस रहने की जगह मिल जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। रोज़ फुटपाथ पर सोना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती और हमेशा डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। सुना है रांची में बहुत चोरियां होती हैं। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, ये बात तुमने पहले सही कही थी। पहले दिन मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया था। भगवान की कृपा थी कि दुकान में दूसरा फ़ोन और पैसे रखे थे, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। उनकी बातें सुनकर मैंने अफसोस से सिर हिलाया। फिर वो बोले, मैंने तुम्हारे लिए जगह का इंतज़ाम तो कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। मैं तुरंत बोला, कितना बड़ा मसला क्यों ना हो, बताएं मुझे, मैं हर हाल में मंजूर है। चाहे पानी की दिक्कत हो, बिजली का मसला हो या गैस का, मैं हर तरफ की परेशानी झेलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे रहने के लिए जगह दे दो। मेरी बात सुनकर राजीव भाई कुछ देर चुप रहे, फिर मुझे देखते हुए बोले, इंसान हालात से मजबूर हो जाता है। तुम्हारी हालात सच में ख़राब है, लेकिन देखो, हर चीज़ सोच समझकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। जिस जगह की बात तुम्हारे लिए की गई है वो एक विधवा औरत का घर है, मगर लोगों का कहना है कि उस औरत के बारे में तो बातें अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि उसने किसी का कत्ल किया है और अपने पति को छोड़कर कहीं भाग गई है। अब उसके सिर पर किसी मर्द का साया नहीं है। कई बार उसने अपना घर किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता। बेचारी बहुत मजबूर है, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते हैं, अपनी जान का खतरा समझते हैं। ऐसी औरतों से सब दूर रहते हैं। ऊपर से उसके घर में कोई मर्द नहीं। अब तुम खुद फैसला कर लो, अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं तो मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा। महीने का किराया 6,000 होगा। एक कमरा, एक बाथरूम, एक छोटा सा किचन और छोटा सा बरामदा। तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए छात्र भी मिल जाएंगे। बस किराया समय पर उस औरत को देना होगा। राजीव भाई की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया। यह शहर मेरे लिए नया था, यहाँ के लोग भी अजनबी। अगर उस औरत ने मुझे किसी मुसीबत में फंसा दिया तो मैं क्या करूँगा? कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है, जितनी भी आजमाइश मेरे हिस्से में आनी है वो आकर ही रहेगी। आप उस औरत को मेरी तरफ से हाँ कह दीजिए। मैं किराए का घर लेने के लिए तैयार हूँ। अब मुझसे सड़क पर नहीं सोया जाता। मेरा सारा सामान फैक्ट्री में रखा है। मेरे पैसे और मोबाइल हर वक्त जेब में रहते हैं। बहुत परेशानी हो रही है। घर पर भी मैंने झूठ बोल दिया कि मैं किराए का घर ले चुका हूँ। माँ कई बार वीडियो कॉल पर घर दिखाने की जिद करती हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरा उस औरत से क्या लेना देना होगा? हम बस एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए जिसमें लिखा होगा कि मैं उसे किराया दूंगा और अपनी मर्जी से रहूंगा। उसका मुझसे कोई भी संबंध नहीं होगा। राजीव भाई बोले, हाँ, वैसे भी उस बेचारी को बेवजह बदनाम किया गया है। वह खुद कहती है उसने कोई कत्ल नहीं किया। उसका केस अभी भी चल रहा है। जब जुर्म साबित होगा तभी असली अपराधी का पता चलेगा। फिलहाल तो उसने सब कुछ बंद करके रखा है। उनकी बातें सुनकर मैं फौरन बोला, तो चलिए अभी वह चलते हैं। सुबह मैं फैक्ट्री से सामान ले लूंगा। पैसे वगैरह देकर मैंने कहा, मैं रात यहीं बसर कर लूंगा। मेरी बात सुनकर वो बोले, अभी नहीं, तुम दिन में वहाँ जाओगे, रात के वक्त तुम्हें घर नहीं देंगे। बहुत अड़ियल औरत है। इस बार उस पर बस इल्ज़ाम है, वरना वह औरत बहुत ही ऊंचे चरित्र की है। पूरा मोहल्ला कहता है कि उसके जैसे की सत्य चरित्र औरत कहीं और नहीं देखी गई। हमेशा सिर ढक कर रहती है, किसी पराये मर्द के सामने कभी नहीं आती। बस मजबूरी में तुम्हें अपने घर जगह दे रही है।
वरना वो घर भी किसी परिवार को ही देना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। भाग्य की रफ्तार ना कभी थमी थी, ना कभी थमेगी। पूरी रात जैसे गुजर गई। अगली सुबह नई उम्मीदें के साथ रोशन हुई। मैं उसी औरत के घर जाना चाहता था, लेकिन राजीव भाई ने फ़ोन करके ताकीद दी कि 2 बजे तक आना, वह तुमसे मिलेगी। मैं फैक्ट्री चला गया। करीब 2 बजे ठेकेदार आया तो मैं अपनी अर्जी लेकर उसके सामने पेश हो गया। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने फ़ौरन ही इजाज़त दे दी कि ठीक है। 2 बजे मैं उस विधवा औरत के मकान तक पहुंच गया। दिल में डर था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, मगर उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना था, मुझे तो बस अपनी नौकरी चाहिए थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, ठहरो, आ रही हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं एक पल को थम गया। दरवाज़ा खुला तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। सिर पर पल्लू ओढ़े सादगी में लिपटी हुई वो औरत। मैं फटी फटी आंखों से देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे आसमान में सिर पर गिर पड़ा हो, ज़मीन पैरों तले से निकल गई हो। यह कोई चमत्कार था या मेरी आंखों का धोखा? मेरे सामने एक मरा हुआ इंसान जिंदा खड़ा था। मेरे मुंह से धीरे धीरे निकला, आप जिंदा हैं? वो भी हक्की बक्की रह गई, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही वह दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन मैं अंदर चला गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आप जिंदा हैं? फिर ये सब क्या था? अंतिम संस्कार, खबरें, सब झूठ था। वो रोती हुई अंदर जाने लगी, मगर मैंने उसे रोक लिया। फिर रोते उसने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया। दरअसल बुआ ने अपने ही पति को अपने हाथों से मार डाला था, क्योंकि वह इंसान नहीं दरिंदा था। वो उन पर हमला करने वाला था और बचाव में उन्होंने उस पर वार कर दिया। उसी पल वह मर गया। डर के मारे वो रोती हुई हमारे घर आई थी। मेरी माँ डर गई और पिताजी की बात सुने बिना ही उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। 3 घंटे बाद खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में उनकी लाश मिली है। हालात बहुत ख़राब है, इसलिए हमने उसी रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन केस दर्ज हुआ, मगर वह भी वही बंद हो गया, क्योंकि जिसने हत्या की थी वह खुद मर चुकी थी। बुआ ने बताया, जब तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाला उसी वक्त मेरे भाई ने अपने एक दोस्त को मेरे पास भेजा। उन्होंने पहले से सब तय कर लिया था। वो किसी और की लाश थी, जिसे मेरी लाश बताकर जला दिया और मुझे उसी रात वाराणसी भेज दिया गया। मुझे याद है जब मैंने पिताजी से वाराणसी जाने की बात की थी तो वे बहुत नाराज़ हुए। बोले थे तुम वहाँ नहीं जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस समय मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ना जाने क्यों मुझे लगा कि वहाँ जाकर कुछ सच्चाई समझ पाऊंगा। सच में जब मैं पहुंचा तो सामने आया तो उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। मैंने उन्हें गले लगाया और हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गलती की थी, लेकिन उस गलती के पीछे एक मजबूर की दीवार थी। अपने बचाव में किसी की जान लेना पाप है, मगर जब हालात इंसान को कोने में धकेल देते हैं तो कई बार अच्छाई और बुराई की रेखा धुंधली हो जाती है। फिर भी एक बात मैंने उस दिन समझी, मौत जब लिखी होती है तब आती है। उसे ना कोई पहले भाग सकता है, ना बाद में रोक सकता है। उस हादसे के बाद मैं बुआ के पास रहने लगा। पिताजी से अलग होकर मैंने उन्हें समझाया था, अब मैं आपके पास नहीं रहूँगा। उन्होंने बहुत मना किया, बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भेजता रहूँगा। लेकिन मैंने उनकी बात ना मानी। मैं वहाँ एक किराएदार की तरह रहने लगा। धीरे धीरे वहाँ काम करते 3 साल बीत गए। अब जिंदगी कुछ पटरी पर आई थी। माँ चाहती थी कि मैं शादी करूं, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं रांची में ही रहूंगा। माँ यही मेरी दुनिया है। हम 3 भाई हैं, एक माँ पिताजी के पास और दूसरा बुआ के साथ। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिंदगी ने सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत वही समझता है जो वक्त के तूफानों से गुजरा हो। इंसान को रिश्तों में कदर होनी चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो वही रिश्ते हमारे साथ खड़े होते हैं। आज मुझे सुकून है कि मेरे पिताजी ने उस समय जो किया वह सही था। उन्होंने अपनी बहन को बचाया, उसकी इज्जत को सुरक्षित रखा। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन रिश्तों की नीयत अगर साफ हो तो ईश्वर भी माफ़ कर देता है। आखिर में मैं बस यही कह सकता हूँ, खून का रिश्ता कभी पराया नहीं होता। समय चाहे जितनी दूरियां बना दे, लेकिन जब दिल में अपनापन जिंदा है तब तक रिश्ता हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।